टीचिंग मित्रा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा और इससे निश्चित तौर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने आज से पहले पिछले वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया हूँ, उसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। यह आपके आगामी एग्जाम जो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में होने वाली है, उसके लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इससे बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। यह आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। मैं आपको पहले कोहलबर्ग के जितने भी विकास के सिद्धांत के चरण हैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर इसके जो आलोचनात्मक हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके साथ साथ आपके जो भी दोस्त हैं उन तक हमारी यह वीडियो पहुंच सके। और हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट आप हमें जरूर करें। तो चलिए आज के इस टॉपिक से हम बातें करते हैं कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, यह क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है मोरल। मोरल अर्थात इसका मतलब होता है नैतिक। मोरल इसका अर्थ होता है नैतिक। तो यह जो नैतिक है यह क्या है, यह नैतिक जो है यह क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे इधर सही है या गलत है, यह क्या है। सही और गलत में फर्क करना, सही तथा गलत, सही तथा गलत में फर्क करना, सही क्या है और गलत क्या है। तो यह जो है यह संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करती है। तो आपका जो मोरल है, नैतिक है, यह संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करती है। तो आप समझ गए कि मोरल अर्थात नैतिक क्या होता है, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच में फर्क करना। यह नैतिक जो है यह संज्ञानात्मक परिपक्वता स्तर पर निर्भर करता है। अब आगे हम पहले बात करते हैं मोरल डेलिमा अर्थात नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा किसको कहते हैं? तो नैतिक दुविधा होता है कि आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास जो है वो दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं और आपको किस रास्ते का चयन करना है। यह जो है आपके पास दो रास्ते हैं, इधर सही है और इधर गलत है। क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच में जो आप डिस्कस कर पाएंगे, सही सोच पाएंगे, यही होता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा इसे हम बोलते हैं। मान लीजिए कि एक नाव में आपके माँ तथा पत्नी दोनों सवार है नाव में।
और नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, तो आप किसको बचाएंगे? तो आप किसको बचाएंगे? यही है नैतिक दुविधा। यही जो है वो है नैतिक दुविधा। यही कहलाता है कि आप किधर जाएंगे, सही किधर है और गलत किधर है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, यह नैतिक दुविधा कहलाता है। तो इस पे एक हेंज डेलिमा की एक कहानी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में मूल शोध में ड्रगिस्ट की दुविधा, हेंज की दुविधा, यह एक कहानी है। हेंज की पत्नी एक विशेष प्रकार की कैंसर से पीड़ित थी। इस बीमारी की दवा एक रसायन शास्त्र के द्वारा खोजी गई और वह उस दवा को उसने लागत मूल्य से 10 गुना मूल्य पर बेचने का फैसला किया था। यह मूल्य जो था हेंज की तुलना में, हेंज के पास जो पैसा था उसकी तुलना में यह काफ़ी अधिक था। वह जो है हेंज जो है वह परिवार और दोस्त की मदद से आधा पैसा जमा कर पाया। उसने केमिस्ट के पास गया और आधे पैसे उधार देकर दवाई मांगा, परंतु उसने साफ मना कर दिया कि मैं उधार दवाई नहीं दूंगा और तुम्हें कम प्राइस में भी दवाई नहीं दूंगा। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसने दवाई को खोजा है और उसे पैसा कमाना है। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए काफ़ी बेताब था, इसलिए उसने एक रात केमिस्ट की दुकान में जाकर दवाई को चुरा लिया। तो यह जो पूरी वाक्या है यह हेंज की डेलिमा, हेंज की दुविधा, जो कि कोहलबर्ग से संबंधित है। इससे कई बार पूछे जा चुके हैं कि हेंज की दुविधा जो है वह किससे संबंधित है, तो कोहलबर्ग से संबंधित है। अब है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके 3 स्तर बनाए गए हैं और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक स्टेजेज जो है, स्टेज ए, स्टेज बी और स्टेज सी, ये 3 स्टेज बनाए गए हैं और प्रत्येक स्तर के 2-2 जो हैं वो अवस्थाएं हैं। तो अवस्था 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यह जो है प्रत्येक स्तर के 2-2 जो है वो लेवल है। लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 दूनी 6। इसे याद रखना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के 3 स्तर बनाए गए हैं और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई गई है। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। कोहलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन, सेल्फ तथा प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन के संबंध की अभिव्यक्ति की है। अब आगे देखते हैं कि तीनों स्टेज में जो अलग अलग 2-2 लेवल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेजेज है, यहाँ पे जो पहली अवस्था है, पहला जो यह अवस्था है यह है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारस्परिक अवस्था। पूर्व पारस्परिक अवस्था है, इसके अंतर्गत 2 चरण हैं, 2 चरण हैं, लेवल 1, लेवल 2। इसमें पहला लेवल है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड, पारस्परिक स्वलाभ, व्यक्तिकवाद, वस्तु विनिमय अभिविन्यास। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरी गंभीरता से इस पे हम बातें करेंगे। पहले मैं आपको 3 स्टेजेज बता देता हूं और तीनों स्टेजेज के जो 2-2 चरण हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरा स्टेज है पारस्परिक स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेज। इसके भी 2 जो है वो लेवल हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यह तीसरा लेवल है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यह जो है यह तीसरा लेवल है। और अगला है मेंटेनेंस द सोशल ऑर्डर,
लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन करना। तो यह जो है यह स्टेजेज बी के 2 लेवल हैं। अब आगे बात करते हैं थर्ड स्टेज जो कि है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, उत्तर पारंपरिक अवस्था। यह जो है 13 से 18 वर्ष की अवस्था है, यह 14 से 18 वर्ष की अवस्था है, और यह है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में ये होती है, और यह है 3 से 10 वर्ष की अवस्था। तो मैं आपको यहाँ पे एज भी बता दिया। प्रत्येक स्टेज के 2-2 अवस्था हैं, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। पहले है इसमें लास्ट जो स्टेज है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, इसके 2 अवस्था हैं, 2 लेवल हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध, संविदा अभिविन्यास, फिर है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। तो अब हम एक एक करके बातें करते हैं। तो पहला यहाँ पे है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। बच्चा आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चे अपने पिता की आज्ञा का पालन या फिर होमवर्क HW बनाते हैं दंड से बचने के लिए। तो यह है बच्चा जो है आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं। अब दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड, पारस्परिक स्वलाभ, व्यक्तिकवाद, वस्तु विनिमय अभिविन्यास। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिविन्यास है। इसमें क्या है कि जैसे को तैसा, अर्थात इस अवस्था में बच्चे के साथ दूसरा जैसा व्यवहार करता है बच्चे भी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात जैसे को तैसा, ट्रीट फॉर टेट की यह अवस्था है, जैसे को तैसे की यह अवस्था है। इसमें है कि तुम मुझे आज टॉफ़ी दोगे तो मैं भी कल तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, तुम अपना टिफ़िन शेयर करोगे तो मैं भी अपना टिफ़िन तुमसे शेयर करूंगा। अर्थात बच्चे को पारस्परिक जो स्वलाभ होता है, वस्तु विनिमय इसे कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे के साथ जैसा व्यवहार दूसरा बच्चा करता है वह भी वैसा बच्चा उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। अर्थात तुम मुझे जो है पीठ खुजाओ मैं भी तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। ट्रीट फॉर टेट की यह अवस्था है। म्यूचुअल जो है, म्यूचुअल पारस्परिक जो है स्वलाभ की यह अवस्था है। अब अगला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में बच्चे के मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि यदि वह अच्छा मार्क्स लाएगा तो उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे, समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी। अर्थात बच्चे को ऐसा कहा जाता है कि तुम यदि ऐसा करते हो, तुम यदि अच्छा बनोगे, तुम यदि अपने क्लास में फर्स्ट आओगे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे गर्व करेंगे और तुम्हें जो है समाज में इज्जत मिलेगी। तो यहाँ पे वह अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है कि वह कितना अच्छा बने, उसे अच्छा समाज में इज्जत मिले, समाज में उसे अच्छा कहा जाए। तो यह गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन होता है। इसमें बच्चे जो है अच्छा करते हैं चाहे ताकि उसके सामने वाला, उसके माँ बाप उस पर गर्व महसूस करे। अब है मेंटेनेंस द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन करना। इस अवस्था में समाज के नियम कानून जो बनाए गए हैं उनके अनुसार चलना पड़ता है। इस अवस्था में समाज के नियम कानून जो बनाए गए हैं उनके अनुसार चलना पड़ता है। समाज के द्वारा बनाई गई नियम कानून
लोगों की सुरक्षा और उनके हित के लिए बनाए जाते हैं। इसे तोड़ने पर दंड या जुर्माना देना पड़ेगा, अर्थात रूल्स इज रूल्स, रूल्स आर फिक्स्ड। इस अवस्था में क्या है कि समाज के जो नियम हैं, जो नियम कानून चले आ रहे हैं, जो नियम कानून लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं, लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, उसका आपको पालन करना है। यदि आप उस नियम को तोड़ते हैं तो आपको दंड या जुर्माना देना पड़ेगा। रूल्स इज रूल्स, और रूल्स जो है वह फिक्स्ड है। यदि आप नियम को तोड़ते हैं तो दूसरे लोग भी उस नियम को तोड़ेंगे। यदि आप गलती करते हैं और आपको सजा नहीं दी जाती है तो दूसरे लोग भी वैसा गलती करेंगे, जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। अतः किसी भी परिस्थिति में आप नियम से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो यह जो है लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था है, यह लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था है। आपको जो समाज के अंदर कानून है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए आपको उस कानून को मानना पड़ेगा। यदि आप उस कानून को नहीं मानते हैं तो आपको दंड या जुर्माना देना पड़ेगा। यदि आप बिना हेलमेट सड़क पे पकड़ा जाते हैं तो आपको चालान देना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी हो, आपको उस रूल का पालन करना पड़ेगा। यही इस अवस्था में है मेंटेनेंस द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब अगली जो अवस्था है वो अगला जो लेवल है, लेवल 5, यह स्टेज 3 का लेवल 5 है, सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध और संविदा अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक उन व्यक्तिगत अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य है, अर्थात इसमें जो है लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है। लोगों के आवश्यकता अनुसार नियम और कानून में बदलाव भी किए जा सकते हैं। कुछ पुराने रूल्स हैं जो अभी उसमें बदलाव करना जरूरी है, तो उस नियम में बदलाव किया जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो ऐसा इस अवस्था में करना संभव है। इस अवस्था में बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित को ध्यान में रखा जाता है। यदि झूठ बोलने पर किसी की जान बच सकती है तो ऐसा किया जा सकता है। यदि जो है रेड लाइट क्रॉस करने पर, एम्बुलेंस को रेड लाइट क्रॉस करने पर या फिर किसी के भी रेड लाइट क्रॉस करने पर यदि उसकी जान बच रही है तो ऐसा किया जा सकता है। समाज की कल्याण और भलाई के लिए नियम में बदला या सुधार किया जा सकता है, अर्थात जो समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं वैसे नियम को वर्तमान में जो है रिवाइज किया जा सकता है, बदल कर नया कानून, नया नियम सुधार कर लाया जा सकता है। अब है नैतिक कोहलबर का जो विकास सिद्धांत है उसके लास्ट लेवल, अंतिम लेवल है, स्टेज 3 का लास्ट लेवल है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अर्थात सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व दिया जाता है। इस अवस्था में जो है वो सार्वभौमिक अर्थात जो यूनिवर्सल एथिकल है, खुद के नियम को बनाना और उसका पालन करना, उस पर चलना, सही गलत में फर्क करना, उस पर चलना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों को दूर किए। विनोबा भावे चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे, सुंदर लाल बहुगुणा। तो ऐसे ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, तो ऐसे ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किए हैं। यह बड़े पैमाने, बड़े समूह के लिए यह ऐसा कार्य किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, जो कि इस अवस्था में सार्वभौमिक नियम को महत्व दिया जाता है, खुद के नियम को बनाना
नियम को पालन करना, उन पर चलना, सही गलत में फर्क करना और उस पर चलना, साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। तो अब इसके जो एक आलोचना है, इसके जो आलोचना है कि यह सभी संस्कृति पर लागू नहीं होता है, यह सभी कंट्री में ऐसा लागू करना संभव नहीं है। तो अभी आपको मैंने जो बताया लॉरेंस कोहलबर्ग का 3 स्टेजेज और 6 लेवल्स के बारे में, तो आप इसको समझ गए होंगे कि पहला जो स्टेज है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारस्परिक स्तर। इसके अंतर्गत 2 लेवल्स आते हैं, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास यह जो है किस अवस्था से संबंधित है, और आपका आंसर होगा पूर्व पारंपरिक स्तर। फिर है पारस्परिक स्वलाभ व्यक्तिकवाद वस्तु विनिमय अभिविन्यास। फिर है दूसरा जो स्टेज है स्टेज बी, इसके अंतर्गत गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट है उत्तर पारंपरिक स्तर पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, इसके अंतर्गत सोशल कंस्ट्रक्ट अर्थात सामाजिक अनुबंध या इंडिविजुअल राइट्स। इसके बाद यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास इसके अंतर्गत आता है। तो आप इस 6 लेवल को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और आज का हमारा यह सेशन आपको यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो उसके साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैंने करवा दिया हूं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना पढ़ाई करते रहें और अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो फॉर्म फिल कर लें।